दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम विजन आईएएस का यूपीएससी 2025 के लिए प्रीलिम्स का पहला टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो ये टेस्ट जो है आपके नॉलेज का टेस्ट है, तो इसे हम काफ़ी सीरियस होकर देंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना चाहिए। इस एग्जाम में हमको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, इवन ऑप्शन एलिमिनेशन में भी हमको इससे बेनिफिट होता है। तो प्रैक्टिस करके हमको जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, consider the following statements regarding the identities provided by the Constitution. Statement 1. A constitution provides a collective identity to the people when they agree to basic norms. एक कलेक्टिव, एक सामूहिक पहचान देता है लोगों को संविधान जो है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, हमको एक सामूहिक पहचान मिली है। सेकंड स्टेटमेंट, Constitutional norms provide a political identity but not a moral one. संविधान जो है ये हमको एक राजनीतिक पहचान देता है लेकिन नैतिक पहचान नहीं देता। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि संविधान से हमको पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी मिली है और मॉरल आइडेंटिटी भी हमको मिली है। तो दोनों तरह का आइडेंटिटी हमको दिया गया है, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट बस सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पॉलिटिकल के साथ साथ मॉरल आइडेंटिटी भी दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन आप जान रहे हैं आर्टिकल 22। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं। द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनी इवन इफ इट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो देखिए, जो ग्राउंड है डिटेंशन के लिए वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ये सही है। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट से खिलाफ है तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इवन इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो नो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द डिटेन्यू मस्ट बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोरिटीज फर्दर डिटेंशन। ठीक है, ये जो बात बोल रही है कि 24 घंटे के भीतर जो है उसे रिलीज कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन जो है ये नॉर्मल रूल के तहत सही है। अगर उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसे रखा गया है तो फिर ये वाला रूल जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के केस में जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल रूल के तहत जो है, ऑर्डिनरी लॉ के तहत जो है उसे अरेस्ट किया गया है, तब हम उसे कहेंगे कि 24 घंटे बाद उसको छोड़ दो। लेकिन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर कोई क्राइम करने वाला है और हमको पता है, ऐसी हमको आकांक्षा है कि वो कुछ क्राइम कर सकता है, तो उसको पहले ही हम अरेस्ट कर लेते हैं, तो उस केस में जो है उसे 24 घंटे के भीतर जो है रिलीज नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा हमारा। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, the detainee must be offered an opportunity to make a representation against the detention order। ठीक है, डिटेन करने का जो ऑर्डर उसके खिलाफ जो है उसके लिए जो है उसको अवसर दिया जाएगा। क्या स्टेटमेंट सही है? मान लीजिए आपको किसी ने बांध दिया है या पकड़ के रखा है मजिस्ट्रेट के द्वारा, है ना, पुलिस में जो है, तो आपको एक अवसर दिए जाए नहीं। ये तो बेसिक न्याय का सिद्धांत है ना, फंडामेंटल जो जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसका न्याय का सिद्धांत है कि आपको एक अवसर दिया जाएगा अपनी बात रखने का। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये सही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी इस तरीके क्वेश्चन जो है आप देखेंगे यूपीएससी में है, आ भी चुका है इस तरीके के पैटर्न में। तो इसको याद रखना है इस तरीके जो है। और ये आर्टिकल आपका कौन से में आता है जी? आर्टिकल 22 जो है उसके तहत ये आता है, उसी का जो है ये डिस्क्रिप्शन एक तरह से बोल सकते हैं।
ठीक, तो आर्टिकल 22 को याद रखना है क्या क्या है उसके बारे से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, अभी ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। ठीक है, तो हमारा कितने पेयर जो है या कितने स्टेटमेंट जो सही है ये बताना है। तो हमारा केवल एक ही जो है ये सही है, तो इसका आंसर जो है ओनली 1 हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, which among the following is not a feature of directive principle of state policy DPSP। जो नीचे दिए गए फीचर्स हैं उसमें से कौन सा फीचर जो है वो DPSP का फीचर नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा है। और क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमको ये पूछा रहता है क्या फीचर में नहीं है और हम कई बार यस टिक करके आ जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे नॉट अ फीचर, तो इसको अंडरलाइन कर लो आप। ठीक है, अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट, इट इज़ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉस। जब गवर्नमेंट लॉस बनाएगी, स्कीम्स बनाएगी या और कुछ भी, तो ये सारे प्रिंसिपल को वो लागू करेगी, लागू करने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट अ फीचर, ठीक है, तो गलत क्या है ये बताना है आपको। सेकेंड, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। ठीक है, कोई भी जो कानून है तो उसकी संवैधानिक वैधता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ये है कि नहीं है, उसका परीक्षण और निर्धारण करने के में मदद करते हैं, ये भी सही बात है। ठीक, दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन द ट्रायनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो क्या ये इसका फीचर है? नहीं है। ये किसका फीचर है? फंडामेंटल राइट का। ठीक है, जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो लिमिट करते हैं। ठीक है, DPSP नहीं करता। DPSP क्या है? ये तो बस एक गाइडलाइंस है ना। नेक्स्ट क्या है, ऑल द स्टेटमेंट्स ABC आर फीचर ऑफ DPSP। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है हमारा सी जो है ऑप्शन है, ये इसका फीचर नहीं है, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, DPSP के बारे से आप जानते हैं, पार्ट 4 में है ये, पार्ट 4 में। ठीक है, 36 to 51 आर्टिकल। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें भी DPSP में जो है आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके फीचर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो गांधीवादी हैं, कौन सी उदारवादी हैं, कौन सी समाजवादी हैं, है ना, लिबरल है, गांधीयन है ना, सोशलिस्ट फीचर है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, UPSC में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा फीचर जो है वो जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव से अलग करता है ना, ये किस में मेंशन है, ऐसा करके आया हुआ था क्वेश्चन। तो आप देखेंगे DPSP का ही जो आर्टिकल 50 है वो ये बात बोलता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण करके। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। DPSP का आर्टिकल जो 50 है उसको आपको याद रखना है। और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉन्सेप्चुअल आपको लागू होती है ना, केवल आप आर्टिकल्स याद नहीं रखने हैं, उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन जो है, उसे भी आपको बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। क्योंकि UPSC में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, आपको थियरी पूछी जा रही है, उसका बिहाइंड द जो पीछे का क्या आइडिया था और हमने ऐसा क्यों उस चीज़ को बोल रहे हैं, तो ये आपको थियरी पूछा जा रहा है। तो आपको एक अच्छी समझ भी होनी चाहिए कि हम ऐसा कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद को कौन सा चीज़ जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है, इसका वर्णन करता है ना। तो देखिए, संविधानवाद क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट डिनोट्स द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी from a body of fundamental law and is limited by it। ठीक, गवर्नमेंट को जो प्राधिकार मिला है, ऑथोरिटी मिली है, ये डिराइव्ड है, ठीक है, फंडामेंटल लॉ
बॉडी ऑफ अ फंडामेंटल लॉ एंड इट इज़ लिमिटेड बाय इट। ये गवर्नमेंट को जो है असीमित पावर नहीं मिला है, ये लिमिटेड पावर है। तो ये जो है संविधानवाद है, और ये संविधान में मेंशन रहता है कि गवर्नमेंट को कितना पावर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो है पावर डिराइव्ड होके मिलता है ना। आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जो शासन के प्रकार जो है ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें 3 तरह के आपको गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, है ना। डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, धर्मतंत्र है, और एक है मोनोक्रेसी, आपका जो राजा वाजा लोग रहते थे, है ना। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो हमारा जो है ये डेमोक्रेसी में ऐसा चीज़ होता है कि एक संविधान होता है और उसमें चीज़ें मेंशन होती हैं कि गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी रहेगी, ये पावर्स रहेंगे, तो ये सब डिस्क्राइब रहता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, संविधानवाद बोलते हैं। ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अदर ऑप्शन में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। इट इज़ एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट सुप्रीमेसी ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये भी नेसेसरी नहीं है, संविधान जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक किसी भी लोकतांत्रिक देश में वो जरूरी हो। ठीक है, इट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड सर्टेन इनएलिजिबल राइट टू द सिटीजन। सो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये बेस्ट एक्सप्रेस करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन AMRITH अमृत। अमृत 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 का जो है ऑपरेशन अमृत का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं इसका। टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसने इसे लॉन्च किया है, ऑपरेशन अमृत। अमृत का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द स्टेट, है ना। राज्य में जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ ज़्यादा ना हो, इसे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो है ऑपरेशन अमृत जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, टू प्रिवेंट द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसको ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, केरला गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है ऑपरेशन अमृत। व्हाट इज इट, ओवर यूज जो हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, इसको रोकना है। ठीक है, विच among the following is the fundamental objective of DPSP, Directive Principle of State Policy। तो हमने DPSP क्यों बनाए हैं, ताकि फर्स्ट ऑप्शन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ओके, पॉलिटिकल जस्टिस नॉट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यस, इट इज मोर एक्यूरेट मे बी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लिबर्टी ऑफ फेथ। तो ये भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा हम इसको बोल सकते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जो है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए जो है ये DPSP है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इसका मूल उद्देश्य जो है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो बेस्ट एक्सप्रेस यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इट वॉज क्रिएटेड थ्रू 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ये तो बिल्कुल सही बात है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा ही इसको क्रिएट किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकंड देखेंगे, द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ चेयरमैन पर्सन एंड मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, है ना। जो इसके अध्यक्ष रहेंगे और सदस्य रहेंगे, तो उसका कार्यकाल है, टेन्योर जो है, उसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है।
द कमीशन while inquiring into any complaint has all power of a सिविल कोर्ट, है ना। एक सिविल कोर्ट की तरह ही ये कमीशन को ऐसा पावर दिया गया है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इसके बारे से, कैसे इसकी स्थापना हुई, इसका पावर्स क्या क्या हैं, टेन्योर कैसे रहता है, क्या क्या इसको पावर्स दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन देने का ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। How many of the followings are the socialist principles that are reflected in the directive principle of state policy? DPSP में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं, समाजवाद को। ठीक है, समाजवाद आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि जो स्टेट रहता है वो हमको प्रोवाइड कराता है बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज वे में टू अपलिफ्ट पुअर एंड अदर्स। सो उसके लिए जो वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो है सरकार जो है हस्तक्षेप करता है। तो यही जो है सोशलिस्ट मॉडल होती है। तो उसके हम देखते हैं हमारे DPSP में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो फर्स्ट देखिए, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, जो भी गरीब है उसको हम क्या करेंगे, निःशुल्क विधिक सहायता देंगे। तो ये भी जो है सोशलिस्ट मॉडल में आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। हम इक्वल जस्टिस, समान न्याय, ये सब पे प्रमोट करेंगे। ठीक, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इनेबल दैम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। ये तो आपका आर्टिकल 40 में आता है, और ये कौन सा है, ये गांधीवादी विचारधारा है ना, गांधीयन फिलोसफी में आता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा। तो ये जो हमारा सोशलिस्ट मॉडल में नहीं आएगा, सेकेंड वाला। थर्ड देखेंगे, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, है ना। जो प्रसूति सहायता है ना, और न्याय की स्थापना, ये सब भी जो है उसके लिए प्रोविज़न किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट जो है समाजवाद के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारा जो है क्वेश्चन क्या पूछा कि करेक्ट आंसर कितने कोड में है। तो ये हमारा जो है 1 और 3 सही है। तो हमारा 2 जो पेयर है ये सही आ रहा है, तो हमारा जो है ओनली 2 जो है सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो है विलेज पंचायत जो है, पंचायतों की स्थापना है, ग्राम पंचायत ये सब की, तो वो जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स में है आर्टिकल 40 के तहत। तो ये जो है सोशलिस्ट मॉडल में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो हमारा केवल जो 2 ऑप्शन है ये सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग DPSP वीआर एडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं वो 42 है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा एड किया गया है। और ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इतना बहुत अच्छा जो है। ठीक, तो इसको याद रखना है 42 कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सो यस इट इज़ करेक्ट। इसको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना, कि बच्चों के विकास में उनके अवसर को हम सुरक्षित करेंगे। सेकंड देखेंगे, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। हम क्या करेंगे, उनको निःशुल्क विधिक सहायता ये सब जो है प्रोवाइड कराएंगे, है ना, समान न्याय के लिए। ये भी जो है ऐड किया गया था। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज़, तो ये तो ऐसा कुछ बिल्कुल अमेंड नहीं किया गया था, तो ये शामिल नहीं किया गया था आपका, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था कि स्टेट जो है वो मिनिमाइज करेगा इनइक्वालिटीज इनकम ये सब को जो है ना। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ये वाली जो बात है ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, 44। अच्छा, मैं आपको आर्टिकल भी बता देता हूँ। देखिए, आपको ये बोला गया है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यह आपका आर्टिकल 39 में बोला गया है। ठीक,
और इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ये जो है आपका 39A में बोला गया है। ठीक, ये वाला जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शामिल किया गया था। ठीक है, ये जो क्लॉज है इसको डाला गया है आपका 38(2) में, 38 आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में इसको अमेंड करके डाला गया है। तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 38(2) जो है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया, जबकि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 39 और 39A जो है इसको ऐड किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने जो पेयर हैं ये सही हैं, तो आपके 2 पेयर जो हैं इसमें सही हो जा रहे हैं, तो ओनली 2 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A new state can be formed by uniting 2 or more states through a bill passed by। अगर हमको कोई न्यू स्टेट बनाना है, नया राज्य बनाना है ना, तो अगर हम 2 राज्यों को मिलाकर एक बना रहे हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर संसद को जो है कोई नया राज्य ऐसा कुछ करना है तो वो सिंपल सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से जो है इसको बना सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन और ये सब की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो है जो सिंपल मेजॉरिटी है ना, सिंपल मेजॉरिटी आपका 1/10, ठीक है, जितना भी टोटल सीट है तो उतनी मेजॉरिटी है, तो उसके जो है आप इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये जो है आंसर हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी द्वारा हम कोई भी स्टेट को मिलाकर नया राज्य बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Himalayan wolf was in news recently. In this context, which of the following statement regarding Himalayan wolf is correct, है ना। हिमालयन वोल्फ के बारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखिए, इट इज़ द ओनली स्पीसीज ऑफ वोल्फ दैट इज़ फाउंड इन इंडिया। तो ये ओनली वाला जो वर्ड है इससे बहुत ही अवेयर रहना, और पहले यूपीएससी सॉल्व करते टाइम हम ऐसे वर्ड्स उठाते थे, अभी तो खैर इसका रेलिवेंस पहले से कम हुआ है, क्योंकि यूपीएससी भी जान गई कि बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चन कर एलिमिनेशन टेक्निक और ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे लोग। देखेंगे तो यूट्यूब में तो एक टाइम से ट्रेंड ही छा गया था, इतने सारे यूट्यूबर्स बस ये देख लो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट यूपीएससी ये सब चीज़ों को हटा रही है। तो ओनली वर्ड देखिए जैसे भी, तो ये स्टेटमेंट मैक्सिमम चांसेस इसका गलत होने का। ठीक है, और ऐसे भी देखिए भारत के आसपास जो देश हैं, नेपाल हो गया, है ना, तो अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी जो है ये पाए जाते हैं, तिब्बत रीजन में पाया जाता है, तो ओनली कंट्री हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, उधर भी पाया जाता है। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज़ नेचुरली फाउंड इन ट्रांस हिमालय रीजन ओनली, ओनली बोला गया है। ओनली जो है स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम्स गलत होता है, तो नेचुरली फाउंड्स इन ट्रांस हिमालय रीजन ओनली ऐसा नहीं बोल सकते। उत्तराखंड है, सिक्किम रीजन है ना, उधर भी पाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इट हैज़ बीन कैटेगराइज एज इंडेंजर्ड ऑन द इंटरनेशनल IUCN रेड लिस्ट में, है ना, तो इसमें बोला गया है इंडेंजर्ड, इसमें जो है लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसको हम देखेंगे IUCN में क्या गया है, इसको वर्नेबल में कैटेगरी में रखा गया है, ना कि इंडेंजर्ड में। ठीक है, तो ये जो है ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोई भी ऑप्शन जो है नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको इसके बारे से याद रखना है, हिमालयन वुल्फ के बारे से। ठीक है, कि ये जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपका पूरे आपका उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, उधर भी पाया जाता है, और इंडिया के बाहर भी पाया जाता है, नेपाल हो गया, आपका तिब्बत रीजन हो गया, उधर भी पाया जाता है। IUCN में इसका स्टेटस क्या है, वर्नेबल है। ठीक है, सुभेद्य वाला कैटेगरी है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ये जो है IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड में नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू CBI, है ना, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए, इसको जो शक्ति मिली है, जिसको पावर मिला है, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, है ना।
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 बनाया गया था, तो उसके तहत इसको शक्तियाँ मिली हैं, पावर दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। ठीक, इट फंक्शंस अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है ना आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन पब्लिक ग्रीवेंस, उसके तहत जो है ये आता है। तो बिल्कुल ये गलत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है ये। इन इन्वेस्टिगेशन, इट इन्वेस्टिगेट्स क्राइम्स ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंस। यस, ये सब का जो है ये इन्वेस्टिगेट करता है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन जो सी है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट टू द आकाश एनजी, एनजी मीन्स न्यू जनरेशन है ना, आकाश मिसाइल आप जान रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आकाश एनजी इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सरफेस मतलब सतह से ये जो है हवा में मारने वाली एक मिसाइल है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आकाश जो है क्या है, सतह से जो है ये हवा में मारने वाला एक मिसाइल है। ठीक, द मिसाइल सिस्टम इज इक्विप्ड विथ अ रैमजेट इंजन। इसमें बोल रहा है कि इसमें रैमजेट इंजन लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है, सॉलिड रॉकेट मोटर लगा है ना। पहले रैमजेट इंजन ये सब लगा हुआ था, लेकिन न्यू जो जनरेशन है इसमें रैमजेट इंजन को हटा दिया गया है ना, इसके जगह जो है सॉलिड रॉकेट मोटर लगा गया है। ठीक है, तो रैमजेट इंजन नहीं है इसमें, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड सोनली बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। ठीक है, तो इसको एक्चुअली पूरी तरीके से DRDO के द्वारा नहीं बनाया गया है, DRDO है और इसके साथ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये जो है अदर संस्थाएं भी जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये केवल DRDO ने बस नहीं बनाया है। DRDO के साथ कौन कौन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो ये जो है थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द मिसाइल सिस्टम कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। सो यस, इट इज़ करेक्ट, इसको दोनों तरीके से हम लॉन्च कर सकते हैं, स्टेशनरी भी और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी। ठीक है, तो हमारे कितने स्टेटमेंट जो है, कितने पेयर सही हो जाएंगे, तो एक हो गया और पहला और चौथा जो है ये सही, यानी 2 स्टेटमेंट जो है ये हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बॉडी दिया है और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं ये हमको बताने हैं, और इसमें बोला है कि कौन कौन से जो पेयर्स हैं ये करेक्ट हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके हेड कौन रहेंगे, चेयरपर्सन जो है चीफ मिनिस्टर रहेंगे, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन रहता है, नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ये भी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरपर्सन कौन रहते हैं, इसके चेयरपर्सन रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, ना कि यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ठीक है, इसके कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड रहते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है मैच नहीं खाया है, केवल 2 मैच खाए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, इसका हेड कौन रहेगा, PM रहेगा। एक बार मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ। देखिए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ना एक्ट 2005 बनाया गया था, और इसमें ये बात बोला गया है कि सेंट्रल लेवल पे ना नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगा, और इसके हेड कौन रहेंगे, CM साहब, सॉरी
पीएम रहेंगे, है ना, पीएम साहब रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। स्टेट में आ जाएंगे तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगा, इसके हेड कौन रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में ना, कोई भी जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट में कौन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगा, और इसके हेड कौन रहेंगे, हमारे कलेक्टर रहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कौन किसका हेड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हैं। आई आर को, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों में जो है डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं। आई आर कोहिलो केस 2007, गोलकनाथ केस 1967, मिनका गांधी केस 1980 और मिनरवा मिल्स केस 1980। इसमें सबको बताना है कि एफआर और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कौन कौन से केस हैं, ठीक है। तो देखिए, मिनरवा मिल्स केस जो है ना, इसमें ये बोला गया था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या है, पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस जो है ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा आपका। आई आर कोहिलो केस है ना, 2007 में आया था, ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड था, तो ये भी जो है आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। गोलकनाथ केस देखिए, तो गोलकनाथ केस है ना, इसने बोला था कि राइट जो है अमेंड कर सकते हैं, है ना, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, है ना, हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं उसमें, है ना। ठीक है, नहीं, सॉरी, कोर्ट ने ये बोला था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं, ये बोला गया था गोलकनाथ केस में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसको याद रखना है कि गोलकनाथ केस में क्या बोला कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मूल अधिकार जो है उसको हम संशोधन नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है इससे रिलेटेड है। तो कौन कौन से हमारे संबंधित हो गए, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कॉन्फ्लिक्ट है, गोलकनाथ केस हो गया और मिनरवा मिल्स हो गया, ठीक है। तो हमारे ओनली 2 स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग्स। मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आप जान रहे हैं आर्टिकल 356 जो है, इसके तहत जब राज्य सरकार विफल हो जाती है शासन चलाने में, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट, रिडक्शन ऑफ पावर ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। देखिए, राज्य सरकार जो है शासन चलाने में विफल रही, तो इससे हाई कोर्ट का क्या लेना देना, हम हाई कोर्ट की पावर क्यों कम करेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है, हाई कोर्ट का जैसा पावर है वैसा ही रहेगा, ठीक। सेकंड देखिए, डिसमिसल ऑफ अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, जो स्टेट काउंसिल के मिनिस्टर है वो डिसमिस हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल सही है। curtailment of fundamental rights of citizen अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। हम जब राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं तो इससे फंडामेंटल राइट ऐसा कुछ तो कोई नियम नहीं है कि फंडामेंटल राइट को ये सबको हमको प्रभाव पड़ेगा, उसमें उसमें इफ़ेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो तब होता है जब इमरजेंसी लगाई जाती है ना, जब आपातकाल लगाया जाता है तब उसमें सस्पेंड ये सब किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को। प्रेसिडेंट रूल में ऐसा कुछ नहीं किया जाता है ना, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ
प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था, सेकंड स्टेटमेंट बस सही, केवल एक स्टेटमेंट बस मुझे सही लग रहा है, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द प्रेसिडेंट हैज़ विथ regards to constitution amendment bill passed by both houses of the parliament। ठीक है, कितने ऑप्शन जो है ये प्रेसिडेंट को दिया गया है जो कोई भी संविधान संशोधन बिल पास किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं इसे। पहला, ही कैन विथहोल्ड द एसेंट ऑफ बिल। सेकेंड, he can return the bill for reconsideration। थर्ड, he gives assent to the bill। अब अपने को ये बताना है कि कितने स्टेटमेंट जो है ये सही हैं। देखिए, संविधान संशोधन वाले बिल है ना, इसको राष्ट्रपति को इसको जो है पास करना ही पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई वो रोकने वाला या विथहोल्ड करने वाला ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं बनता। नॉर्मल अगर बिल है तो बात अलग है, लेकिन संविधान संशोधन वाली बिल है तो उसे उस जो है साइन पास करना ही पड़ता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जैसे बोला कि विथहोल्ड, तो ऐसा विथहोल्ड नहीं कर सकता, रोक कर नहीं रख सकता। रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, तो ये भी जो है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ही गिव्स एसेंट टू द बिल, ये स्टेटमेंट बस हमारा सही है। अब इसमें बोला गया कि करेक्ट आंसर, तो केवल जो ओनली वन जो है ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब जो बुनियादी संरचना, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है। इसको आप जानते हैं केशवानंद भारती वाद हुआ था, उसके तहत इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया है। तो ये जो है हमारा पार्लियामेंट में ये सब जो है इसके द्वारा ये सब नहीं है, नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब केशवानंद भारती वाद हुआ था तब उसमें जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, और इसके तहत ये बोला गया था। केशवानंद भारती आप जानते हैं 1973 में ये हुआ था। ठीक है, बहुत ही फेमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें ये बात बोली गई थी कि संसद जो है ना, ये संविधान संशोधन करने की शक्ति उसकी दी गई है आर्टिकल 368, है ना, आर्टिकल 368 के तहत उसको दी गई है संविधान संशोधन करने की शक्ति। तो इसके तहत जो है वो संविधान में संशोधन कर सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। बस हमारा जो मूल भावना था संविधान बनाने का और देश निर्माण, जो नीति निर्माता थे, हमारे संविधान के निर्माता थे, जो उनकी मूल भावना थी, जैसे कि लोकतंत्र हमेशा रहेगा, चुनाव रहेगा, वोट रहेगा, न्यायपालिका का जो न्यायिक पुनर्विचार करने की शक्ति है, तो ये तमाम जो बातें हैं, जो मूल तत्व है हमारे संविधान के, हमारे देश के, उनमें जो है संशोधन नहीं कर सकती, है ना सरकार, उसमें जो गवर्नमेंट है अब वो संशोधन नहीं कर सकती। यही जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसे केशवानंद भारती बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, और भी अलग अलग जजमेंट में दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से जो है इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें वो बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आती है। तो आर्टिकल आपका जो है ये संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा, केशवानंद भारती के इसको, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखना है। ठीक, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following functions are performed by National Commission of Scheduled Caste NCSC। ठीक, तो इसको कैसे स्टेब्लिश किया गया था, आप जान रहे हैं, आर्टिकल 338। ठीक है, आर्टिकल 338 है, उसी के तहत इसको स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं इसके द्वारा, देखिए, to investigate and monitor all matters relating to legal safeguard for SC, है ना, जितने भी विधिक सेफगार्ड है, सुरक्षा है, उसके वो क्या है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसको मॉनिटर करना, उसका निरीक्षण करना है, ये मामले को देखता ही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, उसको भी ये देख लेगा, उसके अंडर में आ जाएगा, ये भी जो बात है ये सही है आपकी। ठीक है,
टू रिपोर्ट द प्रेसिडेंट ऑन वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर SC। तो राष्ट्रपति को जो है वो प्रतिवर्ष जो है प्रतिवेदन ये सब देता रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये वाला जो बात है कि वो जो है प्रेसिडेंट को जो है रिपोर्ट देता है, ठीक है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। तो आंसर हम देख लेते हैं, इसका जो आंसर डी जो है ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is separated for the first time the legislative and executive function of the Governor General Council. In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council which came known as Indian Central Legislative Council. This legislative wing of the council functioned as a mini parliament, adopting the same procedure as British Parliament. Which of the following act has been described by the given passage? ठीक है, तो देखिए चार्टर एक्ट 1853 है ना, इसमें ये चीज इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे कि इस पैसेज में बोला गया है कि इस एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल के काउंसिल में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया था, ठीक है। तो ये कौन से एक्ट में किया गया था? चार्टर एक्ट 1853 के एक्ट में इसको किया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement best describes the relation between liberty and equality? देखिए लिबर्टी जो है ना, इसी से एक आइडियोलॉजी बनती है लिबरलिज्म, एंड इक्वालिटी वाला जो वर्ड है समानता, ये जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी अब देखेंगे सोशलिस्ट मॉडल पे, तो उसमें जो है इक्वालिटी ये जो वर्ड आता है, ठीक है। दोनों में क्या रिलेशन है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। उदार और जो समानता है, उदार और समानता में है ना, या स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है? विथाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। बिना समानता के स्वतंत्रता जो है कुछ लोगों का जो है सर्वोच्चता ये बनाएगा, कुछ लोगों को सर्वोच्च घोषित कर देगा। बात तो एकदम सही है ना। जैसे हमारे ही देश में देख लीजिए, अगर हम जो सामाजिक न्याय वाले सिद्धांत हैं उन लोग को अगर हटा दिया जाए, जैसे रिजर्वेशन, सामाजिक न्याय, जो संसाधनों को समान बंटवारा और जो अवसर है, नौकरी है, उन सब में रिजर्वेशन सिस्टम लगाया गया है। अगर रिजर्वेशन ये सब नहीं हटाएंगे, मान लीजिए कि सब कुछ ओपन कर दिया गया है ना, कि अपने बलबूते पे आप देखिए और मेहनत कीजिए और तो उसमें कुछ ही वर्ग जो है वो आगे आएंगे। अब वो वर्ग कौन रहेंगे? जो पहले से ही सक्षम है, जो पहले से ही धनवान है, तो वो लोग ही बस आगे आ पाएंगे, है ना। जो पहले से गरीब हैं अब वो जो है ऊंचे उच्च वर्ग में नहीं जा पाएंगे। क्यों? कि उनके पास संसाधन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तैयारी कर रहा है, कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, UPSC और कुछ भी, तो मान लीजिए कोचिंग करने वाला है। अब जो गरीब आदमी है वो कहाँ से पैसा लाएगा कोचिंग के ना? जो उच्च वर्ग है, जो सक्षम वर्ग है, उसके पास पैसा होगा तो वो कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, अच्छे से टेस्ट सीरीज कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो इसमें यही बोला गया है कि बिना समानता के जो है लिबर्टी क्या करेगा? कुछ ही लोगों की सर्वोच्चता को है ये उत्पादन, ये प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट अदर स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। इक्वालिटी इज अ हिंड्रेंस टू लिबर्टी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वन कैन नॉट को एग्जिस्ट विद द अदर, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इक्वालिटी इज ओनली नेसेसरी फॉर द प्रिविलेज फ्यू वेयर एज लिबर्टी बेनिफिट्स एवरीवन, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को। पहला स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब्ड है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज एम्ड एट एडिंग द सेफ मोमेंट फॉर शिप्स, ठीक है। अब शिप्स की बात हो रही है तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ये टर्म यूज जो है ये किसके लिए है? तो ये किसके लिए है आपका?
रेड सी के लिए, है ना, लाल सागर जो है ना। तो क्या है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है, रेड सी में, है ना, फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ शिप्स, है ना, जो जहाज है वो रेड सी में सेफली मूव कर सके, उनका आवागमन हो, इसके लिए जो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो है चलाया जा रहा है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग्स: प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, legislative councils. How many of the above are compulsory involved in all constitutional amendment process? जितने भी संविधान संशोधन होते हैं तो उनमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं, संस्था हैं, वो जो है संविधान संशोधन में कंपल्सरी अनिवार्यता रूप से शामिल होते हैं। तो देखते हैं, पहला जो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या करता है, संविधान संशोधन को पास करता है, एसेंट देता है, तो ये तो बिल्कुल होंगे। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों बिल जब पास होंगे तभी जो है वो प्रेसिडेंट को होके जाता है, तो ये तो शामिल होंगे ही होंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली कब अमेंडमेंट में शामिल होती है, जब हम कोई भी फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड अमेंड करते हैं, जैसे जीएसटी वीएसटी लागू किया गया, है ना, तो ये सब के लिए जो है हमको राज्यों का समर्थन भी चाहिए रहता है, तो उस टाइम हमको चाहिए रहेगा, बाकी टाइम हमको नहीं चाहिए रहता है। ठीक है, और यहाँ पास क्या वर्ड यूज़ किया गया है, कंपल्सरी। तो कंपल्सरी रूप से ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहता और स्टेट काउंसिल भी नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो 1 2 3 जो है ये कंपल्सरी रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी। सीवीसी के बारे में सब लोग जानते होंगे कि संथानम कमेटी बनी थी और उसी के अंतर्गत जो है सीवीसी की स्थापना किया गया था, सीवीसी इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके बारे से देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ सीवीसी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यस, इट इज करेक्ट, है ना, जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इस सीवीसी के मेंबर की अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ सीवीसी होल्ड ऑफिस फॉर a term of 6 year, 6 year not, it is a 4 year, 4 साल के लिए इसको पोस्ट को ग्रहण करते हैं उन लोग। ठीक है, until they attain एज ऑफ 70, तो ये भी गलत है, until they attain एज ऑफ 65। ठीक है, 65 साल तक का एज जो है, या फिर 4 साल। ठीक, द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर on the ground of proven misbehavior और incapacity। यस, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो उसे रिमूव भी कर सकता है ना। ग्राउंड क्या होगा हमारा, प्रूवन मिसबिहेवियर, है ना, कुछ ऐसा गलत व्यवहार किया जो सिद्ध किया जा सके, और उसके अक्षमता के आधार पर, इनकैपेसिटी के आधार पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था इसको कि जो है गिवन जो है कितने जो है करेक्ट हैं, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो जाएगा, तो ओनली बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सीवीसी के बारे से याद रखिएगा, इसको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, रिमूव भी वही कर सकता है। ग्राउंड क्या रहेगा, मिसबिहेवियर रहेगा और इनकैपेसिटी रहेगा। इसका टर्म कितना रहता है, 4 साल या फिर 65 साल, है ना, जो भी पहले हो जाए आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विथ रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, the center become entitled to give executive direction to a state on any matter। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब केंद्र सरकार जो है, केंद्र जो है वो कोई भी कार्यकारिणी निर्देश डायरेक्शन स्टेट को दे सकता है किसी भी विषय में, किसी भी मैटर पे। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ स्टेट, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड। क्या इसको सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? देखिए, नेशनल इमरजेंसी के टाइम ना पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर्ड हो जाता है, और ताकि वो राज्य के मैटर्स पे, स्टेट के मैटर्स पे वो लॉ बना सकता है।
ठीक है, लेकिन इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो सस्पेंडेड वर्ड यहाँ लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर जो है वो उस टाइम लॉ बना सकता है स्टेट मैटर पे, राज्य के विषय पे, लेकिन उसको सस्पेंड नहीं करते लेजिस्लेटर को। ठीक है, नेक्स्ट, द पावर टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। तो क्या ऐसा सही है? फाइनेंशियल के दौरान प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है, न कि सेंटर जो है, पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकता, संसद ऐसी नहीं कर सकती। ऐसा कौन कर सकता है? मॉडिफाई जो है प्रेसिडेंट कर सकता है ना, राष्ट्रपति जो है वो मॉडिफाई करेगा, ये मॉडिफाई नहीं होगा। तो इसमें बोला गया है कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, पहला स्टेटमेंट बस हमारा सही था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम आज 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आगे का क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।